तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा आपका वाटर पोल्यूशन। अब हम देखते हैं सॉइल पोल्यूशन कि सॉइल पोल्यूशन क्या होता है बेटा। लेट्स सी सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन देख लो। सॉइल पोल्यूशन का आप सब जानते हो कि सॉइल में जो भी ऐसे मटेरियल हैं जिनको इसको पोल्यूटेंट करें, जिसकी क्वालिटी को खराब करें, ऐसे पोल्यूटेंट्स कौन हो सकते हैं? ऐसे पोल्यूटेंट्स एक तो आपके पार्टिकल फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे आर्सेनिक एंड ऑल, है ना। ऐसे पोल्यूटेंट्स आपके स्प्रे की फॉर्म में हो सकते हैं। आप देखते हो कि स्प्रे, ये सब खतरनाक स्प्रे डाले जाते हैं। ऐसे ये जो पोल्यूटेंट्स हैं आपका केमिकल की फॉर्म में हो सकते हैं। केमिकल स्प्रे एक तरह से होता है, तो अलग से केमिकल मतलब कुछ स्प्रे की जगह वैसे भी वैसे केमिकल मिला के डाल देते हैं, तो केमिकल के फॉर्म में होते हैं। पेस्टिसाइड होते हैं केमिकल के फॉर्म में। अगर अब मैं केमिकल की फॉर्म में करूँ बात, तो पेस्टिसाइड की बात मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज होते हैं बेटा, और ये पेस्टिसाइड सबके सब जहरीले ही होते हैं। ये समझ लो कि उसके अंदर कीड़े मकोड़े तमाम बीमारियों को मारने के लिए जहर दिया जाता है। तो वो जो आपका एक तरीके से जो भी आप जिस चीज को पैदा कर रहे हैं, मान लीजिए गेहूं है, धान है, कोई और चीज है, तो उसको बचाने के लिए, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पेस्टिसाइड हमारी अपनी जो क्वालिटी है, सॉइल की क्वालिटी है, उसको खराब करता जा रहा है। उसके जहर से वो सॉइल की क्वालिटी लगातार बेकार होती चली जा रही है। तो आप समझ लीजिए कि बहुत खतरनाक चीज है। और वो आप समझिए जरा कि जो सब्जियां इनके इस्तेमाल के बाद से डेवलप हो रही है, उनके अंदर भी उस जहर के जरासीम मौजूद मिलते हैं। इसीलिए कागज की सब्जियों को आधा घंटा पहले गर्म पानी में धोकर रखो और उनको संभाल कर रखो। ये तमाम मुश्किलात हैं जिनसे हमें यहाँ पर जूझना पड़ता है बेटा। केमिकल्स की और उसके फॉर्म में अगर आप, इसमें सबसे मशहूर चीज है डीडीटी, एल्डरिन, डाइल्डिफाइट, है ना। अब ये सब चीज सबसे कॉमन चीज है डीडीटी बेटा। ये क्लोरीनेटेड, आपके ज्यादातर पेस्टिसाइड जो क्लोरीनेटेड होते हैं, क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। हर्बिसाइड्स की बात की जाए कि हर्बिसाइड्स भी कभी कभी सॉइल के पोल्यूशन, हर्बिसाइड्स होते हैं, कभी कभी सॉइल के पोल्यूशन को खराब करते हैं, और सॉइल पोल्यूशन के लिए ये भी जिम्मेदार होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपने हिंदी में सुना होगा कि उसके बीच में, उसके साथ में कोई ऐसे प्लांट्स डेवलप हो गए, सीड लेवल पर हम क्या करते हैं, सीड लेवल पर उसको रोकना पड़ता है बेटा। होता क्या है कि प्लांट के साथ दूसरा प्लांट डेवलप होने लगा और उसके न्यूट्रिएंट्स यूज करने लगा। तो जब उसके न्यूट्रिएंट्स का वो भी यूज करने लगेगा, तो जो प्लांट होगा वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो अगर हर्बिसाइड्स सॉइल के अंदर कुछ ऐसी चीजें बन गई जिसकी वजह से वो खरपतवार पैदा हो गए, तो फिर जो फसल होती है हमारी, वो बहुत ही कम बेकार रह जाती है। ओरिजिनल चीज हमारी बहुत बेकार रह जाती है, एंड दैट इज बेसिकली हर्बिसाइड्स। तो इसलिए आप इसको समझिए, ये आपका था सॉइल पोल्यूशन। अब सवाल उठता है कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिन स्ट्रेटजीज से हम इन पोल्यूशंस को कंट्रोल कर सके बेटा। बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी तो ये है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करिए। दूसरी, आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए, उसको टेक्नोलॉजी को यूज करिए ताकि आप कन्वर्टर डेवलप कर सकें कि जो मोर टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स हों, जिनका हम इस्तेमाल कर सकें। इन्हीं सबके नजरिए में, इन्हीं सभी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए बेटा, अब एक तरीके से एक नाम दिया गया ग्रीन केमिस्ट्री। इसका नाम दिया गया ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब था कि आप ऐसी चीजों को डेवलप करें। ये बड़ी ही डेवलपिंग फील्ड है और इसमें बड़ा इनोवेशन है और इसमें बहुत लोग अपना काम कर रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री में। और ये बात हो रही है बेटा कि ग्रीन केमिस्ट्री में इन चीजों को ऑब्जर्व किया जाएगा या ऐसी चीजों को लाया जाएगा कि जिससे जो पुराने तरीके थे जिनकी वजह से नुकसान हो रहा था, जैसे मान लीजिए कहीं पर हम अगर कहीं पर ब्लीचिंग पाउडर की तरह यूज करें सोडियम हाइपोक्लोराइड को, तो उसकी जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करें। ऐसे ही मतलब सब्स्टिट्यूट, उसका एक सब्स्टिट्यूट्स निकाले जाएंगे, हार्मलेस सब्स्टिट्यूट्स निकाले जाएंगे, हार्मलेस
सब्स्टिट्यूट्स निकाले जाएंगे जो जिन जिन चीज़ों के, एक मैंने एक बहुत ही छोटी सी बात कह दी कि जो जो तरीके इससे पहले हमें हार्म पहुंचा रहे थे, हमारे पोल्यूशन डेवलप कर रहे थे, एयर को खराब कर रहे थे, वाटर को खराब कर रहे थे, सॉइल को खराब कर रहे थे, उनके सब्स्टिट्यूट को ढूंढने का नाम है ग्रीन केमिस्ट्री। लेस हार्मफुल या लेस टॉक्सिक या फिर एक्सेप्ट हार्म और नो या फिर हार्मलेस, आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसी चीजों को ढूंढना हमारा ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आता है बेटा। तो इसीलिए यहां पर एक नया टर्म यूज किया जा रहा है आजकल, और इस नए टर्म का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, बायो रीमेडिएशन। मेडिएशन बायो रीमेडिएशन मतलब हुआ कि कन्वर्ट करना, जो ज्यादा हार्म की चीजें थी उनको लेस हार्म की चीजों में कन्वर्ट करना, जो ज्यादा टॉक्सिक थी उनको लेस टॉक्सिक चीजों में कन्वर्ट करना। ये बहुत ही इनोवेटिव फील्ड है, इसमें बहुत चल के आगे चल के वर्क होना है। आप लोग बेटा कभी भी इसमें फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। ये थी आपकी पूरी की पूरी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब चलिए हम देखते हैं कि इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आखिर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। द गैस, देखिए जे में 2013 में आया, द गैस लीक्ड फ्रॉम अ स्टोरेज टैंक। ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है। द गैस लीक्ड, जीएस में भी आता है, फ्रॉम अ स्टोरेज टैंक ऑफ यूनियन कार्बाइड प्लांट इन भोपाल गैस स्ट्रेटेजी। पहला ऑप्शन है मिथाइल अमीन, दूसरा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन अमोनिया, थर्ड ऑप्शन है फॉस्जीन, फोर्थ ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट।
ये क्वेश्चन है बेटा आपका। द गैस लीक्ड फ्रॉम द स्टोरेज टैंक ऑफ यूनियन कार्बाइड प्लांट इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। बताइए बेटा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें तो ऐसा कोई ऐसी चीज है नहीं जो आपको कोई लॉजिकल चीज हो। ये बेटा एक मेमोरी बेस्ड है और इसमें बस आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट वो गैस थी बेटा। इसका फॉर्मूला अगर, हाँ इतना जरूर हो सकता है, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, C2H3NCO। इसका फॉर्मूला ये था, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इस क्वेश्चन में सच कोई भी ऐसी लॉजिकल रीजनिंग वाली बात नहीं है जिसको आप डिस्कस करते आपके दिमाग में होता। तो इतना जरूरी था कि आप इसको अपने माइंड में रखिए बेटा, ठीक है। लिखा है, अगला क्वेश्चन है JMN ऑनलाइन 2014 में आया है। क्वेश्चन बड़े लंबे लंबे भी हैं, लेकिन मैं बहुत ही छोटे और अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। गैस ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ methane and nitrous oxide in atmosphere. Methane and nitrous oxide in atmosphere. दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा ऑप्शन है मीथेन एंड CO2 इन एटमॉस्फेयर। तीसरा क्वेश्चन है मीथेन एंड O3 इन एटमॉस्फेयर। चौथा क्वेश्चन है मीथेन एंड CO इन एटमॉस्फेयर। भाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा अगर मोस्ट प्रेवेलेंट कोई गैस है तो वो है CO2। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है ना। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा नंबर 1 पे आता है CO2 और नंबर 2 पे आता है CH4। और अगर ये दोनों ही चीजें किसी एक जगह पे प्रेजेंट है तो सबसे अच्छी ग्लोबल वार्मिंग तो इसी की वजह से होगी, सबसे अच्छा टेम्परेचर तो इसी की वजह से बढ़ेगा। भाई इसकी वजह से बढ़ेगा नहीं। हाँ ये भी दोनों ग्रीन हाउस इफेक्ट में है बेटा, CH4 और O3 भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन वो बिल्कुल ही 3rd 4th पोजीशन पे आता है। पहली पोजीशन पे CO2 आता है, दूसरी पोजीशन पे CH4 आता है। और जब हमें कॉम्बिनेशन इतना अच्छा मिल रहा है, सही ये भी है सही ये भी है, दोनों में ज्यादा सही कौन है, ये वाला सही है, इस वजह से ये लिया जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 इंपॉर्टेंट सिंक ऑफ CO2। क्वेश्चन है 2 इंपॉर्टेंट सिंक ऑफ CO2। CO2 के 2 इंपॉर्टेंट सिंक, नंबर 1 प्लांट्स एंड vehicle exhaust। Number 2
ocean and plants. Number 3, methane and ozone in atmosphere. Number 4, याद होगा आपको सीओ के लिए सिंक क्या हुआ करता था? सीओ के लिए सिंक होता था सोइल, और बेटा CO2 के लिए सिंक क्या होगा? मेरे हिसाब से CO2 के लिए सिंक मैं जानता हूं। ओशियन मैंने आपको बताया था, और ओशियन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि ओशियन आपका सिंक होता है CO2 के लिए, बहुत अच्छा। लेकिन ये प्लांट्स तो अपने आप आपको समझ लेना चाहिए। अरे प्लांट्स ही तो वो हैं जो पूरी की पूरी CO2 निकल जाते हैं, और CO2 निकलने के बाद अपना ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो सिंक का मतलब क्या है? ऑक्सीजन CO2 एब्जॉर्ब हो जाए। तो CO2 ओशियंस में एब्जॉर्ब हो रही है, CO2 प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये 2 मेजर सिंक है बेटा CO2 के। अगला क्वेश्चन है, CO इज मोर टॉक्सिक देन CO is more toxic than CO2. Number 1 option, because it affects nervous system. Number 2, it damages lungs. लंग्स को तो सल्फर डाइऑक्साइड डैमेज करता है। इट रिड्यूसेस, ये मैं आपको बता चुका हूं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि आयरन के साथ निकल जाता है आयरन उससे, और कार्बोनिल के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है, जिसकी वजह से आयरन वहां कम होता चला जाता है ब्लड के अंदर। और आयरन ही तो वो बेटा होमोग्लोबिन के अंदर जो मेन फॉर्म होता है वो आयरन का ही तो होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। फोर्थ वन, it forms acid with water. अरे उससे क्या मतलब है? हार्मफुल की बात हो रही है ना, हार्मफुल की बात तो यही है ना भाई, ये क्योंकि ऑक्सीजन के साथ आपको मैंने बताया था होमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन होता है। आयरन का उसका भी मेन कंटेंट होता है, जैसे कि आपका जो क्लोरोफिल होता है उसका मेन एलिमेंट जिंक होता है, ऐसे होमोग्लोबिन का मेन एलिमेंट आयरन होता है। और जब ये CO इसके पास जाता है तो ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है, FeCO5 न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है। इस तरह से होमोग्लोबिन से Fe निकलता चला जाता है। तो उसकी जितना Fe निकल जाएगा ना, समझ लेना कि रेड RBCs आपके बेकार होते चले गए, होमोग्लोबिन आपका कम होता चला गया। तो उससे क्या होगा फिर अल्टीमेटली
अल्टीमेटली आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आपकी सांस फूलने लगेगी, आपको दिक्कत होने लगेगी और बहुत सारी दिक्कतें बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहां तक पहुंच जाती हैं। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ सकता है। हाइड्रोकार्बन टर्न कार्सिनोजेनिक, हाइड्रोकार्बन टर्न, हाइड्रोकार्बन को मैंने RH कह दिया, टर्न कार्सिनोजेनिक इन कॉन्सेंट्रेशन एबव पहला ऑप्शन है 100 ppm, दूसरा ऑप्शन है 300 ppm, तीसरा ऑप्शन है 500 ppm, चौथा ऑप्शन है 700 ppm। याद रखिएगा, ये मैंने आपको लिखवाया भी है, 500 ppm के ऊपर हाइड्रोकार्बन आपका कार्सिनोजेनिक होने लगता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा आपको ऐसे पिघली हुई चीजों में, पिघली हुई प्लास्टिक में, इन सब में चाय नहीं पीनी चाहिए, ये तमाम गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसके जरिए से आपके अंदर हाइड्रोकार्बन पहुंच रहा है। और अगर हाइड्रोकार्बन आपका 500 ppm के ऊपर हो गया ना, तो फिर वो कार्सिनोजेनिक हो जाएगा, यानी कि कॉज ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग डिसीजेज आर 4 times more in urban areas, ऐसे सुन लीजिए क्वेश्चन, लंग डिसीजेज आर 4 times more in urban areas than rural areas, this is due to the presence of, अर्बन एरियाज में रूरल एरियाज के कंपैरिजन में 4 times आपके लंग्स की प्रॉब्लम है। किसकी वजह से? ऑब्वियसली अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। मेन रीजन इसका कौन होता है? पहला ऑप्शन है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है CO2, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है वाटर वेपर। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा खतरनाक SO2 होता है आपके लंग्स के लिए। तो आप भी समझ लीजिए कि अगर आप 0.5 पिकोमीटर SO2 को 3 डेज तक अगर ले लें, 0.5 ppm SO2 को अगर आप 3 डेज तक ले लें, तो आपके लंग्स डैमेज हो जाएंगे। इतना जबरदस्त डिस्टर्बेंस होता है बेटा। और यहाँ पर तो शहरों के अंदर बहुत ज्यादा ही कुछ पोल्यूशन है। और ये सब SO2 वहां पे कहां से निकलता है? कोई फॉसिल फ्यूल से तो आ नहीं रहा है, इंडस्ट्रीज से, ऑटोमोबाइल से, व्हीकल से, हमारे ऐशो आराम से। हमारा ऐशो आराम भी हमारी कायनात का दुश्मन है, हमारा खुद का दुश्मन है। और हम कायनात का हिस्सा है तो ऑब्वियसली हमारा दुश्मन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? कौन इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नॉट ग्रीन हाउस गैस। पहला ऑप्शन CH4, दूसरा ऑप्शन H2O, तीसरा ऑप्शन ओजोन गैस, चौथा ऑप्शन NO2। कौन इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है बेटा? देखो, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है,
ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये नहीं है। कहीं पर भी आपने देखा NO2 को ग्रीन हाउस के कैटेगरी में रखने का? ग्रीन हाउस कौन होगा? जो कि रेडिएशन का एब्जॉर्ब होने की ताकत रखता है। समझ गए? एसिड रेन, अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन, सारे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं, बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं, लेकिन मैं आपके साथ अभी डिस्कशन केवल छोटे क्वेश्चंस का कर रहा हूं। एसिड रेन इज ड्यू टू, देखिए ऐसे बोल रहा हूं, आप लोग सुनिएगा, आप लोग सुनकर ही इसे कर लेंगे। एसिड रेन इज ड्यू टू, एसिड रेन इज प्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय द ऑक्साइड्स ऑफ, पहला सल्फर, दूसरा नाइट्रोजन, थर्ड वन इज कार्बन एंड फोर्थ वन इज बोथ, दोनों ही जिम्मेदार हैं। बताइए कौन? उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। आप सब जानते हो एसिड रेन किसको, एसिड रेन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे मिलेगा कि जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे मिलेगा? जब आप सल्फर डाइऑक्साइड का क्या करोगे? जब आप सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे और एकदम से उसको वाटर के साथ मिला दोगे, सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, यानी सल्फर का ऑक्साइड होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड कैसे मिलेगा? जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड को मिलाओगे। इसका मतलब आंसर शुड बी डी, यानी कि यहाँ पे सल्फर का भी ऑक्साइड होना चाहिए और नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड होना चाहिए, जिसमें दिया हुआ है कि बोथ ए एंड बी। ऐसे क्वेश्चन था तो मैंने कहा ऐसे ही बोल दूं, ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे और आपके लिए फायदेमंद भी होगा। ये क्वेश्चन है बेटा, photochemical smog consists of excessive amount of X, photochemical smog, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना चाहिए, बन सकता है। फोटो केमिकल जो लिखाने का लिखवा दूंगा, नहीं तो ऐसे ही बता दूंगा। फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिस्ट ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ X, consist of excess amount of X in addition to aldehyde, अभी अभी तो आपने पढ़ा है, in addition to aldehyde, in addition to aldehyde मान लीजिए कीटोन्स, पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट, कीटोन्स पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट यानी पैन, पहला ऑप्शन है। कौन मेनली इनमें कंसिस्ट होता है बेटा? किसकी इसमें ज्यादा जिम्मेदारी होती है? अरे आपने देखा था ना वहां पर फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या हो रहा था, ओजोन बन रही थी, नाइट्रोजन आपका वो NO2 टूट रहा था और O बन रहा था, फिर O ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ओजोन बना रहा था। तो ओजोन के साथ अगर इनमें से कुछ भी होता है ना लार्ज अमाउंट में, तो वो फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है। तो पहला ऑप्शन था, आपने को मैंने पहले बता दिया और आप पहले भी वो कर चुके हो, CH4, दूसरा ऑप्शन था CO, तीसरा ऑप्शन था CO2 और चौथा ऑप्शन था O3। The smog is essential, हाँ देखिए CH4, CO, CO2, O3। अब आप समझिएगा, यहाँ पर O3 आंसर होगा ना। आपने पढ़ा था फोटोकेमिकल स्मॉग में, आपको याद होगा N2O जब टूटा था और NO बना था और O निकला था, याद आया था? O निकला था, फिर O ने ऑक्सीजन के साथ रिलेट किया था, फिर ओजोन बना था, है ना? NO2 सॉरी NO2 टूटा था, NO बना था और O बना था, ये O जो है फिर आगे चला था, इसे मैंने बताया था बेटा। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉग इज एसेंशियली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन,
थर्ड ऑप्शन इज ऑक्सीडाइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। स्मॉग में अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लाइक आप यू आर नॉट सेइंग फोटोकेमिकल स्मॉग, यू आर नॉट सेइंग क्लासिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग को ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, लॉस एंजल स्मॉग ये सब भी कहते हैं। और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यादा होते हैं, उधर सल्फर ऑक्साइड ज्यादा होते हैं। उन्होंने कॉमन टर्म पूछा है स्मॉग, तो स्मॉग में तो अगर आप कॉमन टर्म पूछा है तो सल्फर के ऑक्साइड्स भी आएंगे और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आएंगे। ओके बेटा, तो द राइट ऑप्शन विल बी सी। पैन एंड ओजोन आर primary pollutant, secondary pollutant responsible for respiratory problems and particulate pollutants। पहली बात तो ये पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं होते इनके। दूसरी बात, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए ये जिम्मेदार नहीं होते। तीसरी बात, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में से कोई आंसर हो सकता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्ट सोर्स से मिले, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कुछ मिला, उसे एटमॉस्फेयर से किसी से कंबाइन किया और उसके बाद बना। जैसे आपको मैं बताऊं, अगर हम ओजोन की बात कर लें तो ओजोन कैसे बन रहा है? यहाँ पर जो ओजोन बन रहा है स्मॉग में, वो कैसे बन रहा था? वो बन रहा था आपका, जब वहां से ऑक्सीजन निकला तो नेसेंट ऑक्सीजन, उसने नेचर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओजोन बना लिया था, है ना बेटा? Which of the following is pollution related disorder? देखो, पहला ऑप्शन है कौन सा इसमें से डिसऑर्डर, कौन सी इसमें से बीमारी पोल्यूशन से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है बेटा हाइपरटेंशन, दूसरा ऑप्शन है लेप्रोसिस, तीसरा ऑप्शन है सिलिकोसिस, और फोर्थ ऑप्शन है अल्सर। हाइपरटेंशन इससे रिलेटेड नहीं है, लेप्रोसिस भी इससे रिलेटेड नहीं, लेप्रोसी अलग चीज है। सिलिकोसिस और अल्सर, अल्सर पेट से रिलेटेड है, तो सिलिकोसिस बेसिकली लंग्स की डिसीज से रिलेटेड होता है, और लंग्स की डिसीज के लिए बेसिकली सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन है बेटा अगला छोटा सा, और लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो आपने देखा था पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के बारे में, तो उन्होंने पूछा है कि द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द पार्टिकल इन, मतलब किसमें साइज स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है? स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द पार्टिकल इन, पहला ऑप्शन है मिस्ट, सबसे कम तो वही सूट जिसे हम कहते थे ना, वो क्या कह रहे थे सबसे पहले हम इसे कह रहे थे, ये तो आपने देखा था ना, लेस देन 0.005 माइक्रोन से भी कम होता था इसका साइज, पढ़ा था ना अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था इसका साइज, सबसे छोटा इसी का साइज होता है। हाउ इज फोटोकेमिकल स्मोक प्रोड्यूस्ड? फर्स्ट ऑप्शन है डेप्लेशन ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन प्लस SOx, इनसिनरेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। थर्ड ऑप्शन है सोलर रेडिएशन प्लस NOx प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। NOx प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा तब भी सही है, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मॉग में NOx नाइट्रोजन का ऑक्साइड, और उसके बाद वो टूट गया, ऑक्सीजन जनरेट हुआ, नेसेंट ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ रिलेट करके ओजोन बनाया, और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हुए जैसे एल्डिहाइड, कीटोन्स, एक्रोलीन, पैन, इन सबको बनाया, इन सब का इस्तेमाल हुआ, और वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखा है, इट मीन दिस इज सी, सोलर रेडिएशन प्लस NOx प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय, यूट्रोफिकेशन पर एक क्वेश्चन आ गया आपको, मैंने बताया था ना कि अचानक से रिच न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ प्लांट्स की हो जाती है, एल्गे की हो जाती है, और फिर जब ये सब मर जाते हैं,
फंजाई की, तो चीज सब मर जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वहां पे बीओडी बहुत ज्यादा पीपीएम उसका बढ़ जाता है, जिससे कि वाटर क्वालिटी घट जाती है, एक्वेटिक लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। तो पहला ऑप्शन था एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे, दूसरा ऑप्शन था इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, थर्ड ऑप्शन था डिक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड फोर्थ ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो बेटा एक्सेसिव ग्रोथ के बाद जो बायोलॉजिकल डिक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो तब की बात है ना जब वो मर जाएंगे, लेकिन यूरोटिफिकेशन जो होता है वो उसकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, अगला क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बार बार लिख के क्या करूं, इसलिए मैं आपको बोलकर समझा रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन है एसिड एंड एल्कलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, सेकेंड ऑप्शन है एल्किल बेंजील सल्फोनेट्स, थर्ड ऑप्शन है बेंजीन सल्फोनामाइड्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा क्योंकि एसिड एल्कलीज तो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। आंसर बी या सी में से हो सकता है, लेकिन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स आपके कहीं पे जाकर सल्फोनेट्स जो होते हैं वो तो आपके इनऑर्गेनिक भी हो जाते हैं बेटा। तो इसका मतलब सल्फोनामाइड्स आपके ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बन जाएगा, यानी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आर बेंजीन सल्फोनामाइड, एडिपेट्स, ईस्टर्स होते हैं, थैलेट्स होते हैं। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वाटर पोल्यूशन, किसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्मोक ऑब्लिक फ्लाई ऐश, स्मोक की वजह से वाटर पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की वजह से वाटर पोल्यूशन, ये तो एयर पोल्यूशन के लिए होते हैं, एरोप्लेन्स की वजह से एयर पोल्यूशन होता है, डिटर्जेंट्स की वजह से वाटर पोल्यूशन हो सकता है क्योंकि वो घुलकर फिर पानी में जाते हैं, पीसीबी पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, ऑब्वियसली वाटर पोल्यूशन इसमें भी होता है। सो द राइट आंसर इज पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स एंड डिटर्जेंट्स। What is DDT among the following? DDT क्या होता है। पहला ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस, नहीं। दूसरा ऑप्शन है फर्टिलाइजर, नहीं। थर्ड ऑप्शन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, नहीं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, यस। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है बेटा। डीडीटी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा, कि डीडीटी के बारे में कई बार लोग पूछ लेते हैं। ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ, पहला ऑप्शन है पेस्टिसाइड, दूसरा ऑप्शन है हर्बिसाइड, तीसरा ऑप्शन है फर्टिलाइजर, चौथा ऑप्शन है इंसेक्टिसाइड। बेटा हर्बिसाइड होता है जो बगल में साइड में जो प्लांट्स डेवलप होने लगते हैं ना, उन प्लांट्स की ग्रोथ को रोकने के लिए, क्योंकि वो प्लांट्स अगर बगल में छोटे छोटे प्लांट्स किसी बड़े प्लांट के कंपैरिजन में छोटे छोटे प्लांट्स जब चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं तो सारा न्यूट्रिएंट वो नोच लेते हैं और उस बेचारे को नहीं मिलता बेसिकली। तो उन प्लांट्स को मारने के लिए जिन दवा का यूज होता है दे आर हर्बिसाइड्स।
questions have been discussed, chapter over is there. So now the electrochemistry is completed, and you can through the all the practice from anywhere, from any book. Okay, thank you beta.